आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है महाजनपद काल। महाजनपद काल का जो कालखंड है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से 4ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक इसका कालखंड माना जाता है। इसमें भी आपने जो पिछले क्लास में देखा था कि कोई भी चैप्टर आता है तो उसका सीक्वेंस अगर बता दें तो सबसे पहले आपने देखा उसमें कि पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नवपाषाण काल, फिर हड़प्पा काल। उसके बाद हड़प्पा काल में ही 3 फेज हैं, लेकिन हड़प्पा काल में तीनों आ जाते हैं। ताम्रपाषाण काल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 आते हैं। तीनों में आपको हड़प्पा काल जो है वो ताम्रपाषाण काल सेकंड फेज को कहा जाता है, मेन फेज वही है। उसके बाद वैदिक काल शुरू होता है और यहां से वैदिक काल से आप देख रहे हैं कि ढेरों प्रकार की चीजें बदल गई। बदलने का मतलब है कि पहले जो संस्कृतियां थी वो पुरातात्विक संस्कृति थी, यानी हड़प्पा काल तक की जो संस्कृति थी वो पुरातात्विक संस्कृति थी। अब ऋग वैदिक काल से साहित्यिक संस्कृति आ गई, यानी कि साहित्य के आधार पर इसका विश्लेषण हम जानते हैं और उसी के आधार पर हम देख रहे हैं। लेकिन साहित्य के अलावा भी इसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, यानी वैदिक काल से पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, वो समाप्त नहीं हुए हैं। लेकिन हड़प्पा काल एक नगरीकरण वाला दौर था, यानी पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण की शुरुआत अगर हुई तो वो हड़प्पा काल थी, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कहते हैं। उसके बाद फिर से ग्रामीण संस्कृति शुरू होती है। उस ग्रामीण संस्कृति में आप देखते हैं कि ऋग वैदिक काल जो 1000 से 1500 से 1000 BC थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। उसके बाद वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल आया, ये भी ग्रामीण संस्कृति है, ये भी ग्रामीण संस्कृति है। और अभी जो आने जा रहा है दूसरी बार नगरीकरण शुरू होगा और उसी को हम पुरातात्विक रूप से NBPW फर्स्ट फेज नाम देते हैं। NBPW और ये सारे जो नाम आप देख रहे हैं ये उस काल में पुरातात्विक रूप से जो मिट्टी के बर्तन मिलते थे उन मिट्टी के बर्तनों के टाइप्स जो होते थे वो एक ही होते थे, यानी कि एक काल कोई भी होता है तो उस काल में मिट्टी के बर्तन, जिसको मृदभांड शब्द भी इस्तेमाल होता है, तो मिट्टी के बर्तन एक ही टाइप के आपको मिलेंगे। उन्हीं मिट्टी के बर्तनों के टाइप्स हैं ये, जिसके आधार पर इसे एक संस्कृति का नाम दिया जाता है। तो ऋग वैदिक काल में OCP और PRW ये 2 संस्कृतियां आपको, यानी कि 2 टाइप के बर्तन ऋग वैदिक काल में बनते थे। उसी में OCP का मतलब ओकरे कलर पॉटरी है और PRW का मतलब ब्लैक एंड रेड वेयर, यानी उत्तरी और सफेद और काले मृदभांड। ब्लैक, ये ब्लैक है, ये रेड है और ये वेयर है, लाल काले मृदभांड। तो इसके बाद उत्तर वैदिक काल में PGW यानी पेंटेड ग्रे वेयर, यानी कि इसको चित्रित मृदभांड कहेंगे। पेंटेड यानी चित्रित और ग्रे यानी भूरा और वेयर का मतलब है मृदभांड, यानी कि मिट्टी के बर्तन, पेंटेड ग्रे वेयर। तो चित्रित धूसर मृदभांड हिंदी में कहा जाता है, चित्रित और धूसर मृदभांड हिंदी में कहते हैं। और वैदिकोत्तर काल जो है NBPW यानी उत्तरी काले चमकदार मृदभांड, इसको हम कहेंगे उत्तरी काले चमकदार मृदभांड। ये उत्तरी काले चमकदार मृदभांड इसे कहते हैं हिंदी में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। और ये फर्स्ट फेज है, यानी कि इसका जो पहला चरण है वो है वैदिकोत्तर काल और सेकंड फेज जो है वो आपका मौर्य काल में मिलेगा। तो ये उत्तरी काले चमकदार मृदभांड, इसको कहते थे चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड का मतलब PGW शॉर्ट में उसका नाम मिलेगा। एग्जाम में जब आप देखेंगे तो एग्जाम में ये सारे शब्द आपको इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। मिलाने को जब आते हैं तो किस काल का कौन सा मृदभांड संस्कृति इसको कहते हैं। वैदिकोत्तर काल को हमारे चैप्टर में वैदिकोत्तर काल है। इस वैदिकोत्तर काल को कई नामों से जाना जाता है, यानी कि इसकी पहचान ढेरों तरीके से है। जैसे ये नाम, इसी को एक नाम तो ये हो गया NBPW, दूसरा नाम महाजनपद काल,
महाजनपद काल, ये भी एक नाम है। कारण क्या है कि वैदिकोत्तर काल में ही, अभी से पहले जो आपने पढ़ा था, वैदिक काल में जन नाम की प्रशासनिक इकाई थी। इसके बाद अगले दौर में यानी उत्तर वैदिक काल में जनपद आ गया, यानी कि दो जनपद मिले तो दो जन मिले तो जनपद बन गया, या दो से ज्यादा भी मिले तो जनपद बन गया। तो सबसे बड़ी जो प्रशासनिक इकाई थी वो जनपद थी। और अभी जो आप पढ़ने जा रहे हैं ये महाजनपद है। तो इसमें आप देखते हैं कि महाजनपद उस काल को कहते हैं कि जब आपके पास महाजनपद में दो जनपद या दो से ज्यादा जनपद आपस में मिलेंगे तभी महाजनपद बन जाएंगे, या एक जनपद दूसरे जनपद पर आक्रमण करेगा तब भी महाजनपद बन जाएगा। तो ये दौर प्रशासनिक इकाई के हिसाब से महाजनपद काल का दौर है, और ये महाजनपद इसका एक नाम हुआ। इसके बाद दूसरा जो नाम है इसको हम कहते हैं बुद्ध काल। बुद्ध काल इसी को कहते हैं, यानी कि इसी दौर में भगवान बुद्ध का आगमन होगा। और तीसरे में आप देखते हैं तीसरा नाम महावीर काल। महावीर काल यानी महाजनपद काल, बुद्ध काल, महावीर काल, वैदिकोत्तर काल तो है ही। चौथा नाम मौर्य पूर्व काल, ये भी इसी का नाम है, यानी मौर्य काल से पहले वाला दौर, तो मौर्य पूर्व काल। इसके बाद द्वितीय नगरीकरण का काल। द्वितीय नगरीकरण का काल, ये भी इसी का नाम है, यानी पहला नगरीकरण कब हुआ? हड़प्पा काल में, और दूसरी बार नगरीकरण हुआ वैदिकोत्तर काल में। और इसी काल में फिर से नए नगर उभरने शुरू होते हैं। उन्हीं नए नगरों में आपको 6 से 8 नए नगर मिलेंगे जो शुरुआत से डेवलप होंगे, जिसमें आपको वाराणसी हो या राजगृह हो या चंपा है, अयोध्या है, ये सब जो हैं ये पुराने जो बिल्कुल शुरुआत से यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में इन सब के निर्माण शुरू हो चुके थे, और आज भी ये सारे नगर सरवाइव कर रहे हैं। उनमें से कुछ नगर गायब हो गए हैं, लेकिन तब भी लगभग सभी के सभी आज भी सरवाइव कर रहे हैं। तो ये नगरीकरण दोबारा जब शुरू हुआ वही दौर है जो अभी आगे बढ़ेगा, और इस बार जब नगरीकरण होगा तो आगे उसकी कंटिन्यूटी रहेगी, और मौर्योत्तर काल में नगरों की संख्या 64 से ज़्यादा हो जाएगी पूरे भारत में। तो इस तरीके से एक विकास है भारत में। आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास का ये सीक्वेंस है। नगरीकरण दूसरी बार शुरू हो रहा है, और NBPW जो फर्स्ट फेज है ये द्वितीय नगरीकरण के नाम से पहचाना जाता है। यानी कि एग्जाम में ये नहीं देगा कि वैदिकोत्तर काल, बल्कि द्वितीय नगरीकरण का दौर दे देगा, और सामने में आपको NBPW फर्स्ट है या सेकंड है ये आपको पहचानना है। तो ये है इसके नामकरण। एक और नाम इसे देते हैं जिसे कहा जाता है धर्म सुधार आंदोलन का दौर। धर्म सुधार आंदोलन का दौर। धर्म सुधार आंदोलन कहने का मतलब है कि हिंदू धर्म में ढेरों प्रकार की नई नई चीजें जो पहले नहीं थी वो सारी चीजें आती गई, और ढेरों प्रकार के परिवर्तन होने शुरू हो गए। और उसी परिवर्तन का परिणाम था कि नई प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि बलि और या कर्मकांड और ये सारी चीजें बढ़ गई हैं। तो वो सारी चीजें आपको इस दौर में देखने को मिलता है कि उसी में सुधार करने की कोशिश करते हैं लोग, और वही सुधार करने की कोशिश में नए नए धर्म आने शुरू होते हैं। पहले ये कोशिश करते हैं कि हिंदू धर्म में ही सुधार हो जाए, लेकिन ये जब देखते हैं कि समाज उस ढंग का नहीं है जो सुधार को बर्दाश्त करे, तो ये अपना नया धर्म लेकर के आ जाते हैं। उसी में 6 नाम सबसे फेमस हुए, जिसमें महावीर हैं, बुद्ध हैं, मखली गोसाल हैं, अजीत केस कम्बलिन हैं। ये सारे जो नाम हैं उसी में एक चारवाक भी हैं। तो ये सब नाम आपको मिलते हैं जो आगे पढ़ने को मिलेंगे, और ये सब अपना अपना नया नया सिद्धांत लेकर के आए, नए नए विचार लेकर के आए, और वो नए धर्म को लेकर के इंट्रोड्यूस कराते हैं भारत में। और वो अभी भी चल रहे हैं ढेरों। 6 जो हैं वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, बाकी उसके अलावा भी ढेर सारे थे उस दौर में। अब आगे देखें, यह वह चरण था जिसमें जनपद
आकार में बड़े हो गए और इस क्षेत्र क्षेत्र का विस्तार शामिल हो गया, और जिसके परिणाम स्वरूप महाजनपद का गठन हुआ। यानी कि जनपद का विस्तार हुआ और महाजनपद का गठन हुआ, ये आप सुन चुके। अब अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ महाजनपदों के बारे में जानकारी के स्रोत हैं। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र 2 पुस्तक आपको मिलेंगे, जिसमें 16 महाजनपदों की चर्चा है। एग्जाम में आते हैं कि कौन सी पुस्तक है जिसमें ये सब आपको मिलते हैं, और 16 महाजनपद की चर्चा किसमें होती है। तो ये 16 महाजनपद की चर्चा उसमें हुई। मगध ने एक साम्राज्य बनाने की प्रक्रिया और क्षमता प्रदर्शित की। भारतीय इतिहास का यह काल जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे दार्शनिक आंदोलनों के विचार से गहराई से प्रभावित और प्रेरित था। ये सब आपने सुन लिया। अभी जो बौद्ध और जैन बताए उसके उभरने का कारण आपने सुना। आर्थिक विकास के कारण शहरी केंद्रों का विकास हुआ, जो आपने सुना कि द्वितीय नगरीकरण फिर से शुरू हुआ है दूसरी बार। सिक्के का पहला प्रयोग भी इसी अवधि में शुरू हुआ। सिक्के कहने का मतलब है कि इसी दौर में शुरुआत होती है सिक्के की, और पंचमार्क सिक्के की शुरुआत होती है। पंचमार्क इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर में आप देखेंगे कि एक सिक्का जो सबसे पहले लोगों ने चलाया, वो जो व्यापारी वर्ग थे उन लोगों ने सबसे पहले सिक्के की शुरुआत की। राजा महाराजाओं ने नहीं शुरू किया था। तो व्यापारिक संघों के द्वारा जो सिक्के शुरू किए गए, उसी में जिस व्यापारी के पास जो सिक्का होता था, और जिस राजा महाराजा के दौर में अभी आगे शुरू होगा, तो वो भी उसी सब ढंग के सिक्के को अपनी मोहर, जब उनके पास आएंगे तो अपनी मोहर लगाते जाएंगे, तो वो ढेर सारे मोहर मारते चले जाएंगे। इसलिए स्पष्ट नहीं है कि किसी एक का एक ही सिक्का हो। ये सब चीज़ें मिलती हैं, इसलिए उसको पंचमार्क सिक्का कहते हैं। और उसी का नाम आहत सिक्का भी है। पंचमार्क सिक्का कहें या आहत सिक्का कहें, तो ये सब नाम हैं, सिक्कों के पहचान है कि इसी दौर में पंचमार्क सिक्के आए। पंचमार्क सिक्के, ठीक। लोहे के औजार बड़े पैमाने पर प्रयोग होने लगे। उत्तरी काले चमकदार जो मृदभांड बने हैं वो इसी दौर में शुरू हुए हैं। इस काल में पहली बार ब्राह्मी लिपि का प्रयोग शुरू हुआ। ब्राह्मी लिपि पहली बार भारत में लिखने की शुरुआत होती है इसी काल से, और भारत की सबसे पहली लिपि ब्राह्मी लिपि थी। और लैंग्वेज के तौर पर, भाषा के तौर पर वैदिक संस्कृत पहली भाषा है जो भारत के लोगों ने प्रमाणिक तौर पर इस्तेमाल किया है, जिनमें आगे चल के पुस्तकें भी मिली हुई हैं। तो वो वैदिक संस्कृत पहली भाषा है, और ये लिपि जो है ब्राह्मी लिपि पहली लिपि है, जिसको आगे चल के अंग्रेज जब आएंगे तो जेम्स प्रिंसेप और नॉरी सॉरी इन सब के सम्मिलित प्रयास से इन सबको पढ़ा जाएगा। अभी जो लिपि आई है ब्राह्मी लिपि, ये शुरुआत है। कराधान से राज्य की संपत्ति वृद्धि हुई और शहरों में ये सभी बढ़ने लगे। बौद्ध और जैन संप्रदाय को छोड़कर अन्य संप्रदायों में महिलाओं की स्थिति और भी खराब हो गई। यानी कि बौद्ध और जैन, इसमें भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि भारत में वैदिक काल में आपने देखा कि महिलाओं की स्थिति पे अगर शुरू से आप गौर करें तो हड़प्पा काल में देखते हैं कि मातृ प्रधान समाज है, मातृ देवी की पूजा और ये सारी चीजें मिलती हैं। वैदिक काल में आकर पितृ प्रधान समाज हो गया, यानी कि पिता का महत्व, पुरुष का महत्व बढ़ने लगा। लेकिन ऋग वैदिक काल में स्त्री और पुरुष एक बराबर पर हैं। उत्तर वैदिक काल में पुरुषों की प्रधानता हो गई और महिलाओं को शिक्षा से बाहर कर दिया गया, और समाज में भी स्थिति ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है, आपको पढ़ने को मिलेगा कि महिलाओं को और समाज में 4 वर्ण में से शूद्र को, इन शूद्र के बराबर तीनों वर्ण के महिलाओं को बराबर का स्थान था। यानी कि कहने का मतलब कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों की महिलाएं और चौथा वर्ण शूद्र, ये सब एक बराबर पे हैं। ये लिखा हुआ मिला है और ये आपको एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो महिलाओं की स्थिति गिरनी शुरू हो गई उत्तर वैदिक काल से ही। और लेकिन जो वैदिकोत्तर काल में नए नए धर्म आए, उसमें बौद्ध और जैन इन सब ने एक बराबर से देखा। उसमें भी और गौर करेंगे तो सबसे पहली बार भारत में किसने स्त्री पुरुष समानता की बात करी, तो उसमें आपको नाम मिलता है जो पार्श्वनाथ हैं। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ कौन है? महावीर के 23वें तीर्थंकर। तो महावीर के 23वें तीर्थंकर ने सबसे पहले स्त्री पुरुष समानता की बात की, और वहां से शुरू हुआ प्रोग्राम। फिर धीरे धीरे कुछ % लोगों ने स्त्री पुरुष समानता की बातें की, और
आगे चलकर ये एक धर्म के रूप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पॉपुलर होने में ये एक योगदान दिया। अनेक जातियां उभर आईं और अस्पृश्यता की स्थिति और भी खराब हो गई। अस्पृश्यता का मतलब है छुआछूत। अस्पृश्यता की शुरुआत इसी काल में होती है और इसी काल में होने का एक कारण है जिसको भी समझ लें। गुड आफ्टरनून सभी लोगों को। आप सभी लोग बिल्कुल ध्यान से समझें, जो चीज़ बताने जा रहे हैं अस्पृश्यता के बारे में उसको अच्छे से समझें, क्योंकि ये चीज़ आपको इतने बेहतर तरीके से हर जगह आपको देखने को सुनने को जल्दी नहीं मिलेगा जो हम बताने जा रहे हैं। इसलिए गौर से इसे समझिए और ना समझ में आए तो पूछिए। अब इस चीज को ध्यान से सुने। सबसे पहले आप ऋग वैदिक काल में आपने देखा था कि समाज 3 वर्ग में विभाजित था। 3 वर्ग। ये किस काल में? इस काल में, ऋग वैदिक काल में। और 3 वर्ग कौन से थे? पुरोधा, योद्धा और सामान्य विश्व वर्ग। ये आ गया। इसके बाद इसी दौर में 4 वर्ण आए। 4 वर्ण, जिसमें आपने देखा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण आ गए कब? ऋग वैदिक काल में बस इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन समाज में स्थापित नहीं हुआ था। ये बस परिचय कराया था ऋग्वेद ने 10वें मंडल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल यानी कि इस वाले दौर में ये 4 वर्ण ही पहचान बन गई समाज की। समाज इसी से जाना जाने लगा। तो 4 वर्ण में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो थे वो सब एक साथ रहते थे, एक ही परिवार में। ये चारों रहते थे। एक ही परिवार कहने का मतलब कर्म के आधार पर वर्ण का बदलाव हो सकता था। कई जगह लिखा हुआ शास्त्रों में मिला है कि एक जगह चर्चा है कि वो अपना परिचय देता है कि मैं ब्राह्मण वर्ण से हूँ, मेरी माँ शूद्र वर्ण की है, मेरे भाई वैश्य वर्ण में है, इस तरीके से। तो यानी कि कहने का मतलब है कि पहले जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वाली व्यवस्थाएं शुरू हुई, उस दौर में समाज इस ढंग का नहीं था कि ये आपस में विभेद करें। कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था स्थापित थी। जो जैसा कर्म करता था, अगर मान लें जैसे आज आप एक परिवार का सदस्य पूजा पाठ में लग गया तो वो ब्राह्मण वर्ण के रूप में जाना जाएगा। दूसरा एक भाई जो है वो युद्ध में जाने के लायक हो गया, जैसे फौज में चले जाते हैं, वो क्षत्रिय वर्ण का माना जाएगा। एक भाई खेती में लग गया है तो वैश्य वर्ण में जाना जाएगा, और घर के बाकी कार्यों को जो करेगा वो शूद्र वर्ण के रूप में जाना जाएगा। तो ये थी वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल की। इसलिए कहा जाता है कि पूरे भारत का डीएनए एक ही है। एक होने के कारण क्या है, अभी जो आज आप जाति व्यवस्था के नाम पे लड़ते हैं, तो ये जाति व्यवस्था स्थायी नहीं थी। ये पहले सब लोग एक ही परिवार के सदस्य थे, और ये जो चारों वर्ण थे जो आपस में एक ही परिवार में सब बांटे हुए थे पहचान के लिए। जैसे आज आप देखते हैं कि फौज में है तो फौजी कह के पुकारते हैं, वकील है तो वकील साहब कह के पुकारते हैं अपने ही भाई को, वैसे ही ये व्यवस्था है। और यही चीज आगे चल के स्थायी करने की शुरुआत हो जाती है। यानी कि आज भी जैसे परिवार बंटते हैं, अलग अलग घर बन जाते हैं, तो एक भाई जो ब्राह्मण वाला था वो अपना घर बना लिया, जो क्षत्रिय वाला था वो अपना घर बना लिया, वैश्य वाला अलग, शूद्र वाला अलग। इस तरीके से सब अपना अपना जब घर बनाने लगे तो आपस में कंपटीशन शुरू हो गए, प्रतियोगिता शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि संपत्ति की अवधारणा शुरू हो गई। लोगों में संपत्ति, अपना एक व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा शुरू हुई, और उसी ने समाज को इसमें बांटना शुरू किया। और इसमें बंटने का परिणाम क्या हुआ? प्रतिष्ठा का प्रश्न जोड़ने लगा। इससे सब में कार्य के आधार पर प्रतिष्ठा, यानी कि ये कार्य बढ़िया या ये कार्य बढ़िया या ये कौन सा कार्य अच्छा है, अच्छे और बुरे का भेद शुरू हो गया। जिस कारण से सीक्वेंस बैठाने लगे लोग। कोई जैसे एक जगह मिलेगा कि ये 1 नंबर पे है, ये 2, ये 3, ये 4। बुद्ध कहते हैं कि ये 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, ये 3 है, ये 4 है। बुद्ध वर्ण व्यवस्था के विरोधी हैं, लेकिन सीक्वेंस बैठाने में, विरोध करने में वो कहते हैं कि ये 1 नंबर पे क्यों, ये 1 नंबर पे होना चाहिए, ये 2, ये 3, ये 4, ये चूंकि राजा है इसलिए इसको 1 नंबर पे होना चाहिए। तो ये सब अपने अपने विचार हैं, अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग लोगों के विचार हैं। समाज में क्या है? समाज में प्रतिष्ठा के आधार पर सब अपना अपना बांटे हुए, अपने मन में सब माने हुए हैं कि ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब आगे देखें। अब इस काल में हम पहुंच रहे हैं, वैदिकोत्तर काल जो आपका चैप्टर है, इसमें देखिए इस काल में कुछ चीजें आई
अब ये जो आपने देखा सीक्वेंस, ये सीक्वेंस अब बिगड़ने लगा। कैसे बिगड़ा? अब कह रहे हैं कि सबसे पहले एक नियम लाए, आपद धर्म विधान। आपद धर्म विधान नाम की एक व्यवस्था ले आए। आपद धर्म विधान में क्या था? आपत्ति काल का नियम इसको कहा जाता था। आपत्ति काल के नियम में क्या था कि ये कहा गया कि अगर ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति अपने कार्यों को करते हुए उसकी जीविका नहीं चल पा रही है, तो अपने से नीचे का एक क्षत्रिय वर्ण का कर्म अपना सकता है। अगर क्षत्रिय वर्ण का व्यक्ति है, उसको अपनी जीविका नहीं चल पा रही है अपने वर्ण वाले कार्य करते हुए, तो अपने से नीचे वाले का एक कर्म अपना सकता है। वैश्य वर्ण वाला शूद्र वर्ण के कार्य अपना सकता है, और ये वर्ण का कार्य ले लेने के बावजूद उसका वर्ण नहीं बदलेगा। ये आपत्ति काल का नियम, यानी आपत्ति काल में ब्राह्मण जो हैं क्षत्रिय यानी युद्ध में जा सकते हैं, लेकिन वो ब्राह्मण वर्ण में ही रहेंगे। ये आपद धर्म विधान नाम की व्यवस्था ने इसको स्थायी कर दी और ये कह दिया कि पहले जो कर्म आधारित व्यवस्था थी, अब वो जन्म आधारित व्यवस्था हो जाएगी। यानी कि अब जन्म से लोग जाने जाएंगे, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण के रूप में जाना जाएगा, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय के रूप में जाना जाएगा। पहले क्या था कि चाहे जिसमें जन्म आप लें, कर्म जैसा कर लें, वैसा आपकी पहचान वैसे ही बन जाएगी। तो ये आपद धर्म विधान, एक व्यवस्था परिवर्तन। अब ये स्थायी हो गए, लेकिन शादी विवाह का क्या होगा? शादी विवाह में सब भिड़ने लगे, शादी विवाह में समस्या आने लगी। उसमें क्या होगा? अगर ब्राह्मण ने ब्राह्मण से शादी नहीं की, दूसरे से कर लिए, फिर क्या होगा? उनको कैसे आप वर्ण में रखेंगे? एक नई व्यवस्था है जिसको कहते हैं अनुलोम प्रतिलोम विवाह। ये व्यवस्था ले आए, और अनुलोम प्रतिलोम विवाह के तहत जो भी लोग शादी चेंज करते थे, यानी कि व्यवस्था बदलते थे। अनुलोम का मतलब है नीचे की ओर उतरना, और प्रतिलोम का मतलब ऊपर की ओर चढ़ना, यानी उल्टा जाना। कहने का मतलब है कि ब्राह्मण वर्ण का पुरुष अगर क्षत्रिय वर्ण के महिला से विवाह कर ले, ब्राह्मण वर्ण का पुरुष क्षत्रिय वर्ण की महिला से विवाह कर ले, यानी कि क्षत्रिय वर्ण के महिला से विवाह करेंगे तो अनुलोम कहा जाएगा। लेकिन अगर क्षत्रिय वर्ण का पुरुष और ब्राह्मण वर्ण की महिला से कर ले, तो ब्राह्मण वर्ण की महिला से करते ही ये प्रतिलोम कहा जाएगा। यानी कि क्षत्रिय वर्ण के पुरुष ने अपने से ऊपर वाले वर्ण वाले से विवाह किया तो प्रतिलोम है, और ब्राह्मण वर्ण के का पुरुष ने अपने से नीचे एक वर्ण वाले से विवाह किया तो ये अनुलोम है। अब अगर ये कर लेते हैं तो उनको वर्ण व्यवस्था से बाहर कर दिया जाएगा, और वर्ण व्यवस्था से बाहर करते ही उनके जो बच्चे होंगे वो अलग जाति से जाने जाएंगे। इसलिए भारत में पहली बार जाति व्यवस्था की शुरुआत हो जाती है। तो यहीं से जाति व्यवस्था आ गई, और पहली बार जो इस वर्ण को बदल करके शादी विवाह करते हैं, अनुलोम प्रतिलोम के तहत विवाह के तहत आ जाते हैं, उनके द्वारा जो जाति बनी, तो पहली बार 11 वर्ण संकर जाति का आगमन हो गया। इसी दौर में 11 वर्ण संकर जाति का आगमन हो जाता है, और यहां से इस 11 में से कुछ को छूने लायक और कुछ को न छूने लायक, यानी कि कुछ को स्पृश्य और कुछ को अस्पृश्य कह दिया गया। ये थी भारत की व्यवस्था। यहां से कब? आपके वैदिकोत्तर काल में, जो अभी आपका चैप्टर है, उसी चैप्टर में ये सारी व्यवस्थाएं आई हैं। इसको याद रखिए, कौन कौन से व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत ये सब आई हैं समाज में। 11 वर्ण संकर में से जो सबसे बुरे हाल में था वो चांडाल नाम की एक जाति थी। चांडाल नाम की जाति, और इसका आगमन कैसे होता था? तो शूद्र वर्ण के पुरुष ने अगर ब्राह्मण वर्ण की महिला से विवाह कर लिया, यानी कि शूद्र वर्ण का पुरुष और ब्राह्मण वर्ण की महिला से विवाह कर लिया, तब ये चांडाल नाम की जाति का जन्म होगा, यानी इसके बच्चे चांडाल जाति के नाम से जाने जाएंगे। और इसको क्या कहेंगे? इसको रहने की क्या व्यवस्था है? तो गांव से बाहर जाकर के ये रहेगा। और गांव से बाहर क्यों रहेगा? क्योंकि समाज में रहने वाले सब शुद्ध लोग हैं, और गांव से बाहर जाके रहेंगे अशुद्ध लोग हैं। और जब वो गांव में प्रवेश करेंगे तो आवाज लगाएंगे, और आवाज लगाना ही केवल नहीं है, गले में घड़ा टांगेंगे ताकि उनके लार वार ना टपक जाए, थूक ना फेंक दे कहीं। तो ये सारी व्यवस्थाएं शुरू हो गई।
इसी दौर में। तो ये एक समाज को विकृत करते चले गए, नई नई व्यवस्थाएं लाते चले गए और समाज को विकृत करते चले गए। ये व्यवस्थाओं ने पूरे समाज में एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि उसी में उसको मानने वाले लोग भी, उसी में उसके विरोधी लोग भी, उसी में दुखी लोग भी, उसी में बहुत ज़्यादा गर्व करने वाले लोग भी, सब मिल करके एक समाज का निर्माण किए। तो समाज संक्रमण दौर में चला गया, यानी कि एक परिवर्तन वाला दौर, जो व्यापक परिवर्तन वाला दौर था, और उसमें सभी टाइप के लोग हैं। अब इनको संभाले कौन? तो उसी को संभालने के लिए बुद्ध और महावीर जैसे लोगों का आगमन होता है, और यही बुद्ध और महावीर जो हैं समाज को संभालते हैं। और इन लोगों ने ये सब जो समाज से बाहर किए हुए थे, उनको वो जान रहे थे कि ये बाहर क्यों किया हुआ है, इनकी गलती कुछ भी नहीं है, केवल ये है कि वर्ण व्यवस्था से बाहर इन्होंने शादी कर ली है, यानी कि कुल और गोत्र का ध्यान नहीं दिया, ऐसे विवाह कर लिए, इसलिए ये सारी जातियों का आगमन हो रहा है और ये स्थायी कर दिए। इन्हीं चीज़ों को आगे चल के मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति जैसी पुस्तकें ही उन लोगों ने और आगे बढ़ा दिया। उन लोगों ने तो पूरी एक लंबी लिस्ट बना दी कि चांडाल भी है तो चांडाल को ही चांडाल से शादी करने हैं, चांडाल से दूसरे में शादी कर लेंगे तो उससे भी बुरे व्यवस्था में आ जाएंगे। और समाज में छुआछूत के नाम पे एक बहुत बड़ी लंबी सी लिस्ट बन गई कि ये जातियाँ छुआछूत में आएंगी और ये जो जातियाँ हैं वो छुआछूत में नहीं आएंगी। ये सारी व्यवस्थाएं इसी से आई हैं। तो ये एक जाति व्यवस्था का बहुत ही कहें कि बिगड़ा हुआ स्वरूप है जो वैदिकोत्तर काल में आ गया। इसी को सुधारने के लिए धर्म सुधार आंदोलन बुद्ध महावीर लेकर के आए, अपने अपनी चीजें लेकर के आए। और महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ? तो महिलाओं की स्थिति में एक व्यवस्था लाई गई थी जिसको कहा गया था द्विजत्व संस्कार। द्विजत्व संस्कार ये आया है। द्विजत्व संस्कार क्या था? तो द्विजत्व संस्कार, इसको आप आज उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार कहते हैं। ये क्या था कि इस तीनों वर्ण के, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वैश्य, इन तीन को ही केवल 1 2 3 को केवल एक द्विजत्व संस्कार से गुजरना था, और इनमें भी पुरुषों को ही केवल गुजरना था। इसलिए इनके द्वारा जो व्यवस्था शुरू हुई, इसने महिलाओं को बाहर कर दिया शिक्षा से, और ये कहा कि जिनका द्विजत्व संस्कार होगा वही गुरुकुल में जाएंगे और वही गुरुकुल में पढ़ेंगे, बाकी सब जो है वो गुरुकुल में नहीं जाएंगे। यानी इन तीनों वर्ण के जो पुरुष होंगे केवल वही गुरुकुल में जाएंगे, बाकी लोगों को गुरुकुल में, यानी महिलाओं को और शूद्रों को इससे बाहर कर दिया गया, शिक्षा से बाहर कर दिया। तो ये एक संस्कार में बाहर कर दिया। इसलिए एग्जाम में जब आपसे पूछा जाएगा इस सेक्शन से, तो इसमें क्या पूछा जाता है कि द्विज वर्ण में कौन कौन आते हैं। द्विज वर्ण में कौन कौन आते हैं? तो द्विज वर्ण में कौन है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य द्विज वर्ण में आते हैं। द्विज वर्ण से बाहर हैं शूद्र। ये भी एक बदलाव है, महिलाओं की स्थिति गिरा दी गई। इसलिए उत्तर वैदिक काल में विदुषी महिलाएं मिलनी बंद हो गई। बहुत गार्गी, मैत्रेयी जैसे लोग अपवाद स्वरूप मिलते हैं, और उसके बाद वाले दौर में, यानी ये जो आ गया वैदिकोत्तर काल, इस दौर में विदुषी महिलाएं लगभग नगण्य हैं, गिने चुने इक्के दुक्के मिलते रहेंगे। लेकिन समाज में शिक्षा से बिल्कुल बाहर कर दिया गया, यहाँ तक कि शास्त्रों को छूने तक का अधिकार छीन लिया गया, क्योंकि जो उपनयन संस्कार से गुजरेगा, जो जनेऊ पहनेगा वही शास्त्रों को छू सकता था, और जिनका नहीं हुआ वो शास्त्र को छू भी नहीं सकते थे। महिलाओं को बिल्कुल बाहर कर दिया। और इस चीज़ की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में इस रूप में हुई कि उत्तर वैदिक काल में शास्त्रों में लिखा जाने लगा कि समस्त पुत्री जो है वो समस्त दुखों का कारण है। इस टाइप के सेंटेंस लिखे जाने लगे। इसलिए महिलाओं की स्थिति उसी दौर से गिरनी शुरू हो गई थी, और इस दौर में आकर के तो बिल्कुल ही शिक्षा से ही बाहर कर दिए और शूद्र के बराबर पे ला करके शास्त्रों में लिखने लगे, जो पहले चीजें नहीं थी। इसलिए वेद में जो चीजें हैं वो वेद वाली चीजें बिल्कुल शुद्ध हैं, लेकिन उसके बाद वाला जो है वो बिगड़ा हुआ स्वरूप है समाज का, जिसको आप आज धो रहे हैं। इसलिए जाति व्यवस्था जो है ये मन के मानने की चीज है, जबकि आप उससे पहले जब आपकी शुरुआत हुई, आपके इतिहास की शुरुआत हुई, जब आपके धर्म की शुरुआत भी मान सकते हैं, उस दौर में जाति व्यवस्था जैसी चीज नहीं थी, परिवार जैसी कोई चीज नहीं थी, सब लोग एक ही थे। यानी कि ऋग्वैदिक काल में आपने क्या देखा था कि सारा कबीला एक ही परिवार का सदस्य होता था।
और शादी विवाह भी होते थे आपस में। जैसे आज भी आप कबीलों में जाकर देखा है, जो कबीले के रूप में अभी रह रहे हैं जनजातियां अंडमान निकोबार वगैरह में, तो वहाँ भाई बहन जैसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, शादी विवाह आपस में होते हैं और वो होने में किसी प्रकार का कोई रोक नहीं। तो आज जो भाई बहन और ये सब विवाह प्रतिबंधित है, ये सबका प्रतिबंध का कारण यही है। धीरे धीरे बदलाव, यम यमी संवाद जैसे सूक्त मिले थे, जिसमें यम और यमी भाई बहन हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं। उसमें ये चर्चा है, यमी यम से कहती है कि अपने पिता के वंश वृद्धि के लिए हमें सखा की तरह हमसे मिलें। तो यम समझाते हैं यमी को कि अब ये संभव नहीं है, अब हमारे रिश्ते परिभाषित हो चुके हैं, भाई बहन में शादी विवाह प्रतिबंधित हो गए हैं, इसलिए हम आपस में शादी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं कब? ऋग वैदिक काल में ही। और परिवार में कुल और गोत्र जैसी चीज़ें उत्तर वैदिक काल में शुरू हो गई और एक कुल और एक गोत्र में शादी विवाह प्रतिबंधित हो गए। ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी, लेकिन अब जो है अब और ज़्यादा नियम आ गए, नियम पे नियम, नए से नए नियम आते गए, समाज को विकृत करते चले गए। और आज जाति व्यवस्था में आप देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था ऐसी हो चुकी है कि समाज में जाति से ही पहचान ही है। अगर जाति से अलग कोई शादी विवाह कर भी लेते हैं तो वो जाति से बाहर ही निकाल दिए जाते हैं। ज्यादातर केस में ये होता है। उसमें भी कुछ कमी आई जरूर है, लेकिन अभी भी सर्वमान्य नहीं है। तो ये चीज समझने में आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि भारत के जितने हिस्से के जो लोग हैं वो सब का डीएनए एक ही है, एक ही परिवार के लोग हैं। जो स्थानीय रूप से रह रहे थे और आर्य जो थे, इन सब में शुरुआत में ही आपस में शादी विवाह हुए थे। इसलिए कोई भी शुद्ध अशुद्ध जैसे कॉन्सेप्ट जो आज लिए हुए हैं कि हमारा खून शुद्ध, उनका खून शुद्ध, ये खून और की शुद्धता अशुद्धता जैसी चीजें एक भ्रांति है, एक भ्रम है, जिसको लेकर के लोग धो रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक ही परिवार के सदस्य थे और अभी भी हैं, लेकिन मानते नहीं है लोग। अब आगे चलते हैं। यहां तक आपने देख लिया था अस्पृश्यता का, आपने देखा। अब आगे 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों में आप ये जो है ये याद रखना है। और ये 16 महाजनपद की चर्चा किसमें हुई थी? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दो पुस्तक हैं, ये बार बार एग्जाम में आते हैं। किसमें? अंगुत्तर निकाय पुस्तक का नाम है और भगवती सूत्र, ये दो पुस्तक हैं। इन्हीं दो पुस्तकों में पहली चर्चा हुई है किसकी? 16 महाजनपद की चर्चा हुई है। ये दो पुस्तक हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब देखें कंबोज महाजनपद, महाजनपद ही हैं ये, सब के सब महाजनपद हैं। कंबोज महाजनपद आपको कहां मिलेगा? ये पाकिस्तान वाले हिस्से में कंबोज महाजनपद मिलेगा, जिसमें आप ये देखें, ये है कंबोज महाजनपद। ये कहां है? आपको पाकिस्तान वाले हिस्से में, ये कश्मीर का एरिया है। कश्मीर वाले में गांधार महाजनपद ये है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों के कश्मीर वाले हिस्से में गांधार महाजनपद था। गांधार और गांधारी जो महाभारत में आपने देखा, शकुनी गांधार महाजनपद का था। इसी की राजधानी थी तक्षशिला, जो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है यहीं पे। आज पाकिस्तान के पेशावर वाले हिस्से में ये हिस्सा है। तो पेशावर में तक्षशिला पेशावर के पास था, यही गांधार महाजनपद है, ये कंबोज महाजनपद है। अब आगे देखें, इसकी राजधानी राजपुर थी। ये अफगानिस्तान जम्मू कश्मीर के कुछ भाग में स्थित है। अस्मक महाजनपद दूसरा था। अस्मक महाजनपद ये आधुनिक भारत के गोदावरी के निकट, गोदावरी आप देख लें, अस्मक महाजनपद यहां है। लोकेशन भी आपको याद रखना है। गांधार, कंबोज, ये अस्मक है, ये अवंती महाजनपद है, ये मत्स्य महाजनपद है, ये कुरु महाजनपद है, ये पांचाल महाजनपद है। पांचाल देख रहे हैं, नेपाल और उत्तराखंड के ये वाले हिस्से में, यानी कि उत्तराखंड के दक्षिणी वाले हिस्से में है, आज का रुहेलखंड वाला एरिया है। ये सुरसेन महाजनपद है, जो मथुरा के आसपास वाला एरिया है। ये वत्स महाजनपद है, जो इलाहाबाद के आसपास का है। ये कौशल महाजनपद है, जो आज के अयोध्या वाले एरिया में है। और ये मल्ल महाजनपद है, जो आज आप यूपी के कुशीनगर वाला एरिया देखते हैं, वहां है। ये काशी है, जो आज के वाराणसी वाले एरिया में है।
ये वज्जी है जो आपके बिहार का उत्तरी हिस्सा है, यानी कि गंगा नदी के उत्तर वाला एरिया जहां आज हाजीपुर है, वो एरिया वैशाली था पहले। उसी वैशाली में वज्जी महाजनपद, लिच्छवीगढ़ वगैरह उसी पे मिलेंगे। और ये मगध महाजनपद है जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा है, और आज गया वाला एरिया है, वहीं पे बगल में राजगृह है, वही है राजधानी। ये अंग महाजनपद है जो बिहार का किनारा है बिल्कुल, यानी कि आज का राजमहल पहाड़ी वाला जो एरिया है उस हिस्से में अंग महाजनपद था। जो आप महाभारत में अंग राजकर्ण वगैरह सुनते हैं, वो अंग वाला एरिया यही अंग महाजनपद है। और ये अंग हो गया। अब ये एक है चेदी महाजनपद जो आज के छत्तीसगढ़ वगैरह के एरिया में पड़ता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का ज़्यादातर अधिकतम हिस्सा मध्य प्रदेश में था, जबलपुर वगैरह के आसपास, तो वो सब एरिया था चेदी महाजनपद। तो ये टोटल 16 महाजनपद थे, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब पॉइंट्स देख लें तो अस्मक महाजनपद जो आपने दक्षिण में देखा था उसकी राजधानी पोटली थी। इसके बाद वत्स महाजनपद, राजधानी कौशाम्बी, ये इलाहाबाद के आसपास का एरिया है। वत्स की राजधानी इलाहाबाद, कौशाम्बी। अवंती महाजनपद, इसकी राजधानी उज्जैनी और माहिष्मती, दो राजधानियां थी। उत्तर वाले की उज्जैनी जो आज का उज्जैन है, और माहिष्मती ये दक्षिणी हिस्से में था। अवंती के ही राजा प्रद्योत हैं, जिनके नाम पे कई सारी किंवदंतियां भी समाज में चलती हैं, और इनका संबंध वत्स के शासक उदयन से भी था। सुरसेन महाजनपद, ये मथुरा के आसपास वाला एरिया है, यहीं से कृष्ण को इस्तेमाल किए हैं महाभारत में एक ये के पात्र के तौर पर। चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सुक्तिमती है, ये बुंदेलखंड के आसपास का एरिया सुक्तिमती, ये चेदी महाजनपद जो आप मध्य प्रदेश वाले एरिया की बात कर रहे हैं। मल्ल महाजनपद, ये राजधानी कुशीनगर और पावा, दो राजधानियां हैं, कुशीनगर और पावा। कुशीनगर आज भी आप जा रहे हैं, कुशीनारा नाम से उसको प्राचीन काल में मिलेगा ये, और गोरखपुर जिले के कसिया से की जाती है। और पावा संभवतः पावापुरी, ये आपके पावापुरी, ये गलत टाइप हो गया है, ये पटना नहीं है, ये पावापुरी वहाँ जो पटना के आसपास का पावापुरी है वो उनसे जुड़ा हुआ है, ये महावीर के महापरिनिर्वाण से। लेकिन ये पावापुरी नहीं है, ये पावा है, जो पावा आपके उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के बगल का ही एरिया था पावा। और पावा दो हैं, पावा एक आपके यूपी का है, एक पावापुरी है जो बिहार शरीफ में, बिहार में पड़ता है। इसके बाद पुरु महाजनपद है जो हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दो राजधानियां हैं, ये मेरठ के आसपास का आज का एरिया है। इंद्रप्रस्थ जो है वो दिल्ली में है और हस्तिनापुर मेरठ के आसपास है। और पांचाल महाजनपद, इसकी भी दो राजधानी थी, अहिच्छत्र और काम्पिल्य, दो राजधानी थी जो महाभारत में आप देखते हैं ये द्रौपदी यही की थी जो इस्तेमाल किया गया है। और ये फर्रुखाबाद जिले के आसपास का एरिया है। मत्स्य महाजनपद जो है ये आपने देखा राजस्थान का एरिया है, भरतपुर, अलवर और ये सारे क्षेत्र हैं उसके। वज्जी महाजनपद है जिसकी राजधानी वैशाली है, जिसके बारे में आपने देखा। यहाँ पे 8 गण हैं जिसमें विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और वज्जी वगैरह हैं, और गौतम बुद्ध इन्हीं सब क्षेत्र के थे। इसके बाद गांधार महाजनपद है जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, तो ये पाकिस्तान वाले एरिया में है, जिसके बारे में सारी चीजें आपको बता चुके। अंग महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा थी। काशी महाजनपद बनारस में है, इसको अगर याद करना हो तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, और मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, ये सब थे। और ये सब उसके पॉइंट्स हैं जिसमें आपकी चर्चा हम पहले कर चुके। इसके बाद आगे देखें, ये 16 महाजनपद का लोकेशन आपको याद रखना है कि कौन सा कहां पे था। याद रखना है तो इसी को आप स्क्रीनशॉट के रूप में रख सकते हैं। जो कंबोज महाजनपद है, ये गांधारी या गांधार महाजनपद है, यहाँ अस्मक है, ये अवंती है, ये चेदी है, ये मत्स्य है, ये सुरसेन है, ये कुरु है, पांचाल है, वत्स है, कौशल है, काशी, मल्ल, वज्जी और मगध और अंग महाजनपद, ये 16 महाजनपद आपके ये में हैं। इसके आगे की जो राजनैतिक इतिहास है उसको हम कल देखते हैं। ये सारे पॉइंट्स वगैरह हैं, उसमें ढेर सारे पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे, तो उसको आज जो भी चीजें बताए उसको याद रखिएगा, क्योंकि वो समझने वाला सेक्शन था। इसी में हम आगे बुद्ध और महावीर को भी लेकर के आएंगे, लेकिन अभी पहले महाजनपद और उससे संबंधित सवाल और वो सारी चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसके आगे की क्लास अब कल करेंगे। धन्यवाद।